हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किशन सिंह राठौड़ और एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल जेईसी एकेडमी पर। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे और बीच में 3-4 दिनों का कुछ या 5 दिन का शायद व्यवधान हो गया, क्योंकि मुझे किसी ज़रूरी काम के कारण मेरे होम टाउन यानी कि अजमेर जाना पड़ा और वीडियो भी एडवांस में रिकॉर्डेड नहीं थे, इसलिए आपको 4-5 दिन थोड़ा सा वेट करना पड़ा। एनीवेज, अब हम वापस आ गए हैं और अब कंटिन्यू रहेंगे हमारी क्लास, कोई छुट्टी नहीं करेंगे अब हम। और आप लोग भी वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। आज से रेगुलर वीडियो मिलेंगे आपको। टॉपिक हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको खत्म करेंगे और खत्म करने से पहले अब हम उसके अच्छे क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत बढ़िया प्रश्न भी कराऊंगा और कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पर आपके सामने, इसको पढ़ें और इसमें एरर हम फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। सेंटेंस मैंने पढ़ा, जस्ट अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड स्काई स्क्रैपर्स। दोस्तों, स्काई स्क्रैपर्स का मतलब समझने पहले तो गगनचुंबी इमारतें, बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स इमारतें या फैक्ट्रीज होती हैं उनको कहते हैं हम स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है। तो जस्ट फ्यू माइल्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड स्काई स्क्रैपर्स स्टैंड अ मेडाइवल कासल। स्टैंड अ मेडाइवल कासल। मेडाइवल का मतलब हो गया मध्यकालीन, कासल मतलब किला। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले एक बात कह दी कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो या किसी भी टॉपिक का हो, हमको उसको ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करने का मतलब उसका सब्जेक्ट, उसकी वर्ब, उसके कॉम्प्लीमेंट या उसके ऑब्जेक्ट के बारे में हमको जरूर देखना चाहिए। अभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं तब तो ये अनिवार्य है, लेकिन जब हम कोई और टॉपिक भी पढ़ें या कॉमन एरर का क्वेश्चन हो तो भी उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो आज के बाद आपके सामने जैसे ही कोई क्वेश्चन हो उसके सब्जेक्ट और वर्ब को जरूर ब्रेक कर लिया करो, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, चीज़ों की नॉलेज होगी, फिर हम सब चीज़ों को ब्रेक करेंगे। हम सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, वर्ब, सब्जेक्ट सभी का पता लगाएंगे। अभी हम केवल सब्जेक्ट और वर्ब और इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले वर्ब कौन है सेंटेंस में? दोस्तों, सेंटेंस में वर्ब स्टैंड है, ठीक है। कैसे पता चला वर्ब स्टैंड? क्योंकि आप यहां से यहां तक देख लो, जस्ट अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज। फैक्ट्री कोई वर्ब नहीं, क्रिया नहीं है। एंड स्काई स्क्रैपर्स नाउन है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत नए हैं इंग्लिश में, जिन्होंने बहुत कम वर्ड्स अगर पढ़े हैं, तो उनको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि हमको कैसे पता चले कि ये वर्ब है ना। सही बात है, समझो उस चीज़ को। पता लगाने की छोटी सी ट्रिक हो सकती है ये। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ये, लेकिन क्या है, अगर कोई शब्द जैसे कि स्टैंड लिखा हुआ है, अगर आपको पता लगाना है कि ये वर्ब है कि नहीं है, तो क्या करें आप? तो आप उसमें आईएनजी जोड़ के देखो। स्टैंडिंग बिल्कुल पढ़ने में आ रहा है, इसका मतलब ये वर्ब है। अब मैंने एक शब्द लिख दिया यहां पर, बॉय, है ना। वैसे तो इसके बारे में हमको पता है कि ये एक नाउन है, लेकिन फिर भी आपको अगर कंफर्म करना है कि वर्ब और नाउन में क्या डिफरेंस है, तो ये आप यहां पर आईएनजी लगा के देखो। बोइंग, ये सही नहीं लग रहा है, ये वर्ब नहीं हो सकता है। प्ले में जोड़ के देखो, आईएनजी प्ले में जोड़ा मैंने, प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ा मैंने, प्लेइंग, अच्छा लग रहा है बोलने में, वर्ब है। इंटेलिजेंट, है ना। अब ये वर्ब है कि नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए इसमें भी हम आईएनजी जोड़ के देख लेते हैं। आईएनजी जोड़ दिए, इंटेलिजेंटिंग, नहीं लग रहा है वर्ब जैसा, है ना। तो ऐसे छोटी मोटी चीजों से हमको समझ में आ सकता है। वैसे तो याद ही है हमको ज्यादातर चीजें, कि स्टैंड यानी खड़ा होना, है ना, सिट बैठना, तो ये सारे के सारे वर्ब हैं। अगर आपको किसी शब्द के बारे में पता नहीं है कि वो वर्ब है या नहीं है, तो आप उसमें आईएनजी जोड़ के देखो। पढ़ने में अगर अच्छा लग रहा है तो वर्ब होना चाहिए, ठीक है। चलो, वर्ब हमको मिल गई सेंटेंस में, अब हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। यही इस सेंटेंस की खासियत है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हमको सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर हम नहीं निकाल पाएंगे। सब्जेक्ट और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सामान्यतया जनरली हमने बचपन से क्या पढ़ा था कि सेंटेंस कुछ इस तरीके का दिखता है, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडवर्ब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इससे हमको क्या समझ में आता है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो होता है वर्ब से पहले। अच्छा, सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है सब्जेक्ट का। प्लेलिस्ट में जाएं और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पहला पार्ट देखें, उसमें सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रखी है बहुत सारी, ठीक है। तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। इस सेंटेंस के बारे में बात करें, जनरली क्या होता है कि सब्जेक्ट का यूज वर्ब से पहले करते हैं, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक बार के लिए छोड़ दो, तो एक होता है एडवर्ब का इन्वर्जन। क्या होता है दोस्तों? इन्वर्जन। इस इन्वर्जन में क्या होता है कि सब्जेक्ट का यूज हम वर्ब के बाद करते हैं। सब्जेक्ट का यूज कहां करते हैं? वर्ब के बाद। बिल्कुल आसान बात है, सिंपल सी बात है, समझ लो इसको। जनरली क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज करते हैं वर्ब से पहले, लेकिन एक ये प्रोसेस होता है, एक इन्वर्जन नाम की चीज होती है। ये जब होता है सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ब लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। चलो अब आगे, जो हमारा इन्वर्जन है ये दोस्तों 2-3 प्रकार से, 5-7 तरीके से होता है। एक पार्शियल होता है, एक फुल इन्वर्जन होता है। वो सारी बातें हम करेंगे एडवर्ब के टॉपिक में, कितनी तरीके से होता है, क्या होता है। पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझ लें आप। अगर कोई भी सेंटेंस प्लेस को इंडिकेट करने वाले शब्दों से शुरू हो, प्लेस स्थान, प्लेस मतलब स्थान, यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो प्लेस को दर्शाने वाले शब्दों से, अब ये कौन हो सकता है? कोई फिक्स जगह नहीं होनी चाहिए कि दिल्ली, मुंबई, वैशाली नगर, मालवीय नगर, कोई ये फिक्स जरूरी नहीं है। कोई भी शब्द जो आपको स्थान को बता सके, जैसे कि कौन हो सकते हैं? हियर हो सकता है, देयर हो सकता है, स्थान को ही तो बताते हैं, यहां वहां। अंडर ए ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे, है ना। अभी कोई फिक्स तो है नहीं कि पेड़ कहाँ है, कौन से जिले में है या कौन सी कॉलोनी में है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। पेड़ के नीचे जगह है अपने आप में। मैंने कह दिया होटल के ठीक बाहर, मैंने कह दिया रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर, सारी जगह को बता रहे हैं, है ना। महाराष्ट्र बॉर्डर से 50 किलोमीटर उधर, 50 किलोमीटर आगे, क्या है ये? जगह है ना। गांव के ठीक बाहर, ये सब कोई ना कोई जगह। अब कौन सा गांव है, क्या गांव है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। स्थान को दर्शाने वाले कोई भी शब्द अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो, याद रखना बहुत जरूरी। अगर ये सेंटेंस में बाद में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्थान को बताने वाले कोई भी शब्द सेंटेंस की स्टार्टिंग में है तो उस सेंटेंस में फुल इन्वर्जन होता है। फुल इन्वर्जन का मतलब पहले तो हमारी वर्ब होती है और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है ना। इसको फुल इन्वर्जन कहते हैं। और ये कब होता है? जब सेंटेंस स्टार्ट हो प्लेस को बताने वाले शब्दों से, ठीक है। चलो सेंटेंस पढ़ते हैं। जस्ट a few miles from the factories and skyscrapers, यानी कि फैक्ट्रीज और स्काई स्क्रैपर्स यानी गगनचुंबी इमारतें से कुछ मील दूर। क्या बता रहे हैं, ईमानदारी से बताओ। फैक्ट्रीज से कुछ मील दूर जगह है ये? बिल्कुल। जगह का मतलब है वेयर का आंसर होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए वेयर का। और वेयर का आंसर क्या करता है? जनरली प्लेस को ही तो दर्शाता है। तो कोई भी चीज जो वेयर का आंसर दे रही हो उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कह देते हैं, या प्लेस को दर्शाने वाले शब्द होते हैं। तो हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? फैक्ट्रीज और स्काई स्क्रैपर से कुछ मील दूर, तो ये जगह को बता रहे हैं। और जैसे ही सेंटेंस की शुरुआत में जगह बताए, है ना, प्लेस को दर्शाने वाले शब्द हों, तो जो सब्जेक्ट है आपका वो होगा वर्ब के बाद। वर्ब कौन है? वर्ब स्टैंड। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? सब्जेक्ट होगा मिडाइवल कासल। ये है हमारा सब्जेक्ट। देखो कंफ्यूज हो सकते हैं कई बार कि सेंटेंस का सब्जेक्ट बिल्कुल एंड में कैसे लिखा हुआ है, जबकि हमने तो सुना है कि सेंटेंस की शुरुआत में होता है सब्जेक्ट। ज्यादातर लोगों ने यही सुना है इंग्लिश पढ़ते समय कि शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, लेकिन बिल्कुल शुरुआत में होता है, मतलब पहले होता है। लेकिन ये कौन सी कंडीशन है? इन्वर्जन वाली कंडीशन है। प्लेस को दर्शाने वाले शब्द शुरू में आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, कंफ्यूज
बिल्कुल नहीं होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, आर्टिकल ए लिखा हुआ है, यानी कि ये सिंगुलर है। अब अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढ चुके हो तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर दो, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, प्लूरल है तो प्लूरल लगा दो। ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। और दोस्तों शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो आप कि अगर किसी वर्ब को सिंगुलर करना हो तो क्या कर दें, उसमें एस जोड़ दें। उसमें क्या कर देंगे हम, एस जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसान है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। बड़े बड़े अच्छा बड़ा सेंटेंस दिख रहा है, काफ़ी अच्छी वोकैब भी लिख रखी है इसमें, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन बड़ा ही आसान हो जाएगा अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब को अच्छे तरीके से समझते हो तो। रटो मत चीज़ों को, ढूंढो। अच्छा, सब्जेक्ट जब पढ़ाया था तब शुरुआत में मैंने ये बात भी बताई थी, और एक और बात मैंने बहुत अच्छी बताई थी कि वर्ब से पूछने पर हमको सब्जेक्ट का पता चलता है। क्रिया का कार्य करने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। तो क्रिया क्या है, स्टैंड। अब इसका सब्जेक्ट को ऐसे पता चलेगा, स्टैंड मतलब खड़ा हुआ या स्थापित है। कौन है स्थापित, फैक्ट्री से और स्काई स्क्रैपर से कुछ मील दूर कौन स्थापित है, एक मिडाइवल कासल, एक मध्यकालीन किला स्थापित है। तो स्थापित कौन है, किला है, तो यही हमारा सब्जेक्ट होगा। यही सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या कर दिया, इसमें एस जोड़ दिया। कोई और नियम नहीं है, बस सब्जेक्ट का पता लगाओ, वर्ब का पता लगाओ और क्वेश्चन हो जाएगा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अब होता क्या है, किताबों में आपको दिखता है या कहीं भी आपने पढ़ा है तो आपको 2-3 शब्द बताते हैं, जिनमें से एक है देयर। देयर डमी होता है, डमी होता है तो अलग कंडीशन होती है, मतलब रूल तो यही होता है, लेकिन ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, स्थान को दर्शाने वाला शब्द भी है, तो इसके साथ भी यही सिला होता है। कैसे, देखो मैंने लिखा देयर इज अ बॉय, और मैंने एक सेंटेंस लिखा देयर आर 2 बॉयज। ऐसा करके बड़ा ही आसान है। सेंटेंस की शुरुआत में क्या, देयर है, प्लेस है, और प्लेस दर्शाया तो क्या होता है, पहले वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आती है, यानी कि ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो यहां बॉय लिखा हुआ है सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब है। यहां बॉयज लिखा हुआ है प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब है। आर दोनों वर्ब सही है। सेंटेंस किससे शुरू हुआ, देयर से। लेकिन क्या होता है कि हमारा दिमाग उसी तरीके से मोल्ड हो जाता है। ये नियम हम तभी लगाते हैं जब हमको देयर दिखता है। कौन दिखता है, देयर, है ना। तो ऐसे मत जाओ, इसको तरीके से पढ़ो। देयर की जगह अगर ये इतने सारे शब्द हुए तो भी यही नियम रहेगा। नियम क्या है, प्लेस से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जो वर्ब है वो लिखी जाएगी सब्जेक्ट से पहले, चाहे वो देयर हो चाहे इस तरीके के शब्द। सेंटेंस सब प्रकार के इसलिए देखने क्योंकि देयर में तो आपका दिमाग चल जाता है, इनमें नहीं चलता है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, हर प्रकार के सेंटेंस देखा करो, ठीक है, बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। ऐसा एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और एग्जाम में आया है। एग्जाम में आया, बढ़िया सेंटेंस है। There have been a couple of minor localized incidents of law and order which has been handled very professionally. पढ़ो सर, बड़ा सेंटेंस है, रोक के एक बार वीडियो को पॉज करके ये सेंटेंस देख लो, लिख लो और इसमें एरर का पता लगाओ, उसके बाद अपन आगे करते हैं। चलो ठीक है। There have been a couple of minor localized incidents of law and order which has been handled very professionally. इस क्वेश्चन को पढ़े लिखे बच्चे जिनको इंग्लिश काफ़ी अच्छे जिन्होंने याद कर रखी है वो भी गलत कर देते हैं, है ना। पता नहीं किस किस तरीके से उन्होंने रूल याद रखा हुआ है, ये क्या है, वो इस क्वेश्चन को कर देते हैं गलत। आंसर क्या है वो देखें, अपना हिसाब से निकालें आंसर
और उसके बाद में अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे हुआ साहब? सेंटेंस की शुरुआत में हमने देखा देयर लिखा हुआ है, वर्ब और सब्जेक्ट देखें। वर्ब कौन है? वर्ब हैव बीन, ये हो गई हमारी वर्ब। अब सब्जेक्ट चाहिए। सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? देयर से। रूल देखा अपन ने। अब देयर से सेंटेंस शुरू होता है तो जो हमारा सब्जेक्ट है या स्थान को दर्शाने वाले शब्दों से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हम सब्जेक्ट कहाँ लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं वर्ब के बाद। ठीक है, यहां तक दिमाग लगा लिया हमने वर्ब निकाल ली। अब हम सब्जेक्ट देखते हैं, तो सब्जेक्ट में हमको दिखा अ कपल ऑफ, और यहां आते ही बच्चा गलत कर देता है क्वेश्चन को, है ना, उसका आंसर गलत आ जाता है, जबकि बिल्कुल आसान चीज है। उसने देखा अ कपल ऑफ और आर्टिकल ए दिख गया, तो वो अब इसको मान लेगा सिंगुलर, और सिंगुलर मान के हैव की जगह क्या कर देगा? हैज, और ऐसा करते ही क्वेश्चन हो जाएगा गलत, है ना। तो सारी तरीके से आप ढंग से चीजें पढ़ें। सेंटेंस देयर से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल सही बात है, पहले वर्ब आएगी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब ये रही। अब सब्जेक्ट अगर इसको मान लोगे तो गलत हो जाएगा। पिछला वीडियो जो था हमारा, उसमें मैंने आपको अ कपल ऑफ और अ कपल में अंतर समझाया था। क्या अंतर था? कपल का मतलब तो होता है जोड़ा, और अ कपल ऑफ का मतलब होता है दो, यानी कि टू। अ कपल ऑफ का मतलब क्या होता है? टू। तो ये तो टू है। अब टू बताओ, सिंगुलर होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए? एक तो सिंगुलर होता है, एक से ज्यादा होते ही क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। यानी अ कपल ऑफ तो प्लूरल है, देखने में सिंगुलर जैसा लग रहा है। मैंने आपको डिटेल में समझाया है, अ कपल ऑफ एक डिटर्मिनर होता है। क्या होता है दोस्तों? डिटर्मिनर। और ये देखने में चाहे सिंगुलर जैसा लगे पर है प्लूरल, क्योंकि इसका मतलब होता है दो। अ कपल ऑफ माइनर लोकलाइज्ड इंसिडेंट्स। यहां ऐसी गलती मत करना, नहीं तो आते जाते क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। लोकलाइज्ड इंसिडेंट्स यानी कि दो इंसिडेंट हुए हैं, और दो मतलब होता है प्लूरल, इसलिए ये वर्ब प्लूरल ही रहेगी, है भी होगा यहाँ पर, हैज नहीं होगा। ठीक है। ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है अपने लॉ एंड ऑर्डर, है ना। इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मतलब न्याय से रिलेटेड है। विच, अब इसको देखो साहब, विच क्या होता है? विच होता है रिलेटिव प्रोनाउन। विच होता है रिलेटिव प्रोनाउन। 3 रिलेटिव प्रोनाउन पहले वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना जिसने नहीं देखा हो। हु, विच और दैट। क्या नियम बताया था कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में लिखा हुआ सेंटेंस है, ये बात करता है रिलेटिव, इसको हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में जो सेंटेंस लिखा हुआ ना, विच हैज बीन हैंडल्ड वेरी प्रोफेशनली, इसको रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। और रिलेटिव क्लॉज में जो वर्ब आती है वो कौन से शब्द के अनुसार आएगी? वो उस शब्द के अनुसार आएगी जिसके लिए ये बात कर रहा है, जिसके लिए ये सेंटेंस हमको बता रहे हैं। अब ऐसा क्या है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आजकल होने लग गया है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है। मैंने 2018 का जो सीजीएल हुआ था उसके प्री के क्वेश्चन भी देखे, और वो आपको रिलेटिव प्रोनाउन वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताए। क्या होता है, किताबों में लिखा हुआ है, ये हम जनरली ऐसे पढ़ते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगी वो इसके जस्ट पहले वाले शब्द के अनुसार आएगी। इसके जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है? लॉ एंड ऑर्डर, है ना, लॉ एंड ऑर्डर लिखा हुआ है। तो हम जनरली यही मान रहे हैं, उनको पढ़ के हमने इस तरीके से रट लिया है कि हम इस विच यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो ये लिखा हुआ है, ये हम लगाने लग जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, यानी कि जस्ट पहले वाले शब्द के अनुसार। अब ऐसा बता देता हूं कि 99% ऐसा होता भी है, लेकिन 100% नहीं होता है। इसलिए आज के बाद आप इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप इसको देखेंगे कि ये जो सेंटेंस ये बात किसके बारे में कर रहा है। जैसे कि विच हैज बीन हैंडल्ड, यानी जिनको हैंडल किया गया, वेरी प्रोफेशनली, बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया गया। किसको किया गया हैंडल? लॉ एंड ऑर्डर को या इंसिडेंट्स को? दोस्तों, इन इंसिडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि यहां दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर के, जिनको बहुत तरीके से या बहुत प्रोफेशनली हैंडल किया गया है। किनको? इन इंसिडेंट्स को। तो एक्चुअली ये जो सेंटेंस है ये बात कर रहा है इंसिडेंट्स के बारे में, और इंसिडेंट्स है प्लूरल, और इंसिडेंट्स प्लूरल है तो ये वर्ब हो जाएगी प्लूरल, और हैज की जगह हम यहां पर क्या लिख देंगे? हैव लिख देंगे। हम कई बार चीजों को बहुत ज्यादा आसान बनाने की तरफ चले जाते हैं, और जिसके चक्कर में क्या होता है, जिसके चक्कर में हमारे क्वेश्चन होते हैं गलत, और हम सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं छोटी मोटी गलतियों के कारण। तो इसलिए चीजों को बहुत ज्यादा आसान मत बनाओ,
चीज़ें सारी कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ो, सेंस के हिसाब से पढ़ो, बहुत ज़्यादा रूल्स के फेरे में मत पढ़ो, नहीं तो आप लगातार छोटे मोटे क्वेश्चन गलत करेंगे। कॉन्सेप्ट हमको क्या आना चाहिए? कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ए कपल ऑफ डिटर्मिनर है, जिसका मतलब होता है दो, और ये प्लूरल होता है। जबकि ए कपल, यहां से ऑफ हटा दूं तो ये ए कपल क्या है? ये तो नाउन है, सिंगुलर होता है। अंतर पिछले वीडियो में समझाया हुआ है, देख के हैं। तो ये प्लूरल है, यहां वर्ब प्लूरल होगी, ये गलती ना करें। दूसरी बात, ये वाली वर्ब हमेशा इसके जस्ट पहले वाले शब्द के अनुसार मत लगाओ। पहले सेंटेंस पढ़ो कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। ये बात कर रहा है इंसिडेंट्स के बारे में। इंसिडेंट मतलब घटनाएं। सेंटेंस में कहना चाहते हैं कि यहां पर दो ऐसी घटनाएं हुई हैं लॉ एंड ऑर्डर की, जिसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये जो हैज बीन लिखा है, ये इंसिडेंट्स के बारे में, इंसिडेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहां हैज की जगह हो जाएगा हैव। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन का जो वीडियो था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसमें मैंने करवाए हैं बहुत सारे। आप डिटेल में उसको देखें अगर नहीं देखा है तो, और फिर ऐसे क्वेश्चंस करें। आप कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। आज के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए? वर्ब देखो, वर्ब से पूछ के पता लगाओ कि सब्जेक्ट कौन है, और उसके अनुसार वर्ब लगाओ। ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमको याद करने हैं, जो पिछले वीडियोस में बताएं। चलो आगे बढ़ेंगे हमारे कोर्स में। है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे बची हुई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसको मैं पहले क्वेश्चन के जरिए बताता हूं। आप दो क्वेश्चन देखो। मैंने लिखा 200 रुपीज have been spent. एक क्वेश्चन में लिखा 200 रुपीज are a small amount, है ना। आर अ स्मॉल अमाउंट। चलो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो ब्रेक करना पड़ेगा सेंटेंस, सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। तो पहले सेंटेंस में वर्ब है हैव बीन स्पेंट। अब दोस्तों, हैव बीन स्पेंट का मतलब क्या होता है? हैव बीन स्पेंट का मतलब होता है कि खर्च कर दिए जा चुके हैं। यहां से सब्जेक्ट का पता लगाओ, क्या खर्च कर दिया? हमने खर्च कर दिया 200 रुपीज। 200 रुपीज। अब ये रुपीज में एस जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। और कैसे सब्जेक्ट है? प्लूरल है। प्लूरल हुआ ना। 1 रुपया सिंगुलर होता है और 1 से ज्यादा रुपए क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। एस जुड़ा हुआ है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करो। सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होगी, और वर्ब लिखी हुई है हैव, जो कि दोस्तों प्लूरल है। यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सेंटेंस कर लेते हैं, ब्रेक करेंगे। सब्जेक्ट कौन है दोस्तों? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाद में देखेंगे। ये वर्ब है हमारी। आर क्या है? वर्ब है। अब वर्ब अगर ये है तो सब्जेक्ट कौन होगा? सब्जेक्ट वर्ब से पहले होता है, और ये लिखा हुआ हमारा सब्जेक्ट 200 रुपीज, ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये रुपीज में क्या है? एस जुड़ा हुआ। एस जुड़ा हुआ तो ये कैसा होगा? प्लूरल होगा। अब अगर तरीके से देखें तो प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब सही होना चाहिए, लेकिन सही नहीं है। अब मैं बता देता हूं आपको कि इसमें आर की जगह आएगा इज। अब यहां से कंफ्यूजन हो सकता है, आपको ये सोच रहे होंगे कि जब यहां प्लूरल सब्जेक्ट था 200 रुपीज तो प्लूरल लगाई, यहां भी प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो प्लूरल क्यों नहीं लगाई है? सिंगुलर वर्ब क्यों लगा रहे हैं? तो इसमें छोटी सी बात देखो, सेंटेंस में ये अंतर क्या है दोनों 2000 रुपीज में? यहां जो 2000 रुपीज लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस में, ये इस स्मॉल अमाउंट की यूनिट है। अब एक बात सुन लो बहुत ध्यान से, जब भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट किसी एक वस्तु की या किसी एक चीज की यूनिट बन जाए, जब भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट क्या करे, देखने में तो प्लूरल है, वो है भी प्लूरल, लेकिन वो किसी एक चीज की यूनिट बना हुआ है,
और एक चीज की यूनिट बन जाए वो, तो वो हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। कैसा माना जाएगा दोस्तों? सिंगुलर माना जाएगा। देख सकते हैं। अच्छा, ऐसे सेंटेंस की खासियत क्या है? ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर होता है, पक्की बात है। ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में दिखेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसको पढ़ लें अच्छे तरीके से, क्या होता है और कैसे पता लगाते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। बड़ा ही आसान है। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, और भी कुछ वर्ब बताई गई है वहां पर, तो अगर इनमें से कोई मेन वर्ब बनता है, जैसे इस सेंटेंस में आर मेन वर्ब है, तो जो बाद वाला पोर्शन है हमारा, बाद में जो लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह का जो सेंटेंस है उसमें कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर होगा। ऊपर वाले सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखना है तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट मैंने पढ़ाया हुआ। ठीक है, इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, समस्या ही खत्म हो गई। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब होगी, सही है। इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है, स्मॉल अमाउंट। और अगर कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है, वर्ब कैसे लिखनी पड़ेगी? सिंगुलर लिखनी पड़ेगी, आर की जगह लिख देंगे इज। रूल क्या है? अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट किसी एक चीज को या किसी एक वस्तु को, यूनिट को दर्शाता है, तो जो वर्ब है सिंगुलर यूज की जाएगी। और नोट क्या हो जाना चाहिए? नोट इसमें हम लिख लेंगे कि ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर होता है। अच्छा, एक बहुत फेमस सेंटेंस है इसके बारे में जो हर किताब में लिखा मिलेगा, और वो क्या है? वो है ब्रेड एंड बटर is my favorite breakfast। है ना? ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। आप में से सभी लोगों ने ये सेंटेंस जरूर देख रखा होगा। इस सेंटेंस में हमने देखा कि सब्जेक्ट तो ब्रेड एंड बटर है, और कायदे से देखा जाए तो ब्रेड एंड बटर जो कि एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा होने पर क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया। लेकिन फिर भी वर्ब हमने सिंगुलर लगाई है, एंड से जुड़ा हुआ है, प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन वर्ब क्या, सब्जेक्ट क्या लिखा, वर्ब क्या लिखी है अपन ने? प्लूरल नहीं लिखी है, सिंगुलर लिखी है। कारण देखो, ये जो ब्रेड एंड बटर है ये यूनिट है, किसकी यूनिट है? ब्रेकफास्ट की यूनिट है। इस सेंटेंस में हमने सेंटेंस में कहा कि ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, पसंदीदा ब्रेकफास्ट है। तो पसंदीदा ब्रेकफास्ट क्या है? ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर की यूनिट है ये ब्रेकफास्ट। इसलिए एक ही वस्तु की जब यूनिट हो कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम उसके साथ वर्ब लगाते हैं सिंगुलर। इस सेंटेंस की भी खासियत ये है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ये सिंगुलर है ना? अगर मैं यहां इस सेंटेंस में अमाउंट की जगह अमाउंट्स लिख दूं तो गलत हो जाएगा ये। यहां पे ब्रेकफास्ट लिख दूं तो गलत हो जाएगा, है ना? तब ये हो जाएगा कि एक वस्तु की यूनिट नहीं है। तो यहां ये एक ब्रेकफास्ट की यूनिट है, कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर है, ये कारण है इसका। अब ये अपन गलत भी साबित कर सकते हैं, मैंने पहले भी ये सेंटेंस कराए हुए है ना? मैंने सेंटेंस लिख दिया ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। देखो गलत हो जाएगा अपनी किताबों की बात जो है इस सेंटेंस में। कैसे हो जाएगी? हमने लिखा ब्रेड एंड बटर, सब्जेक्ट है सेंटेंस का, एंड से जुड़ा हुआ है, प्लूरल है। जो ब्रेड एंड बटर पहले सेंटेंस में लिखा था वही ब्रेड एंड बटर यहां पे भी लिखा है, प्लूरल है। क्या यहां पर वर्ब आर की जगह इज होनी चाहिए? अगर आपने सिर्फ नियम पढ़ा है कि ब्रेड एंड बटर के साथ वर्ब सिंगुलर होती है तो उस हिसाब से तो सिंगुलर होनी चाहिए, पर होगी नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस में ये किसी चीज की यूनिट नहीं बन रहा है। सेंटेंस पढ़े तो इसका अर्थ क्या है? यहां ब्रेड और बटर बेचे जाते हैं, क्या किसी एक चीज की यूनिट है? पिछले वाले सेंटेंस में तो ब्रेकफास्ट की यूनिट था, इसमें ब्रेकफास्ट की यूनिट है? बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है ना? तो अब हम उसको, यूनिट तो बन नहीं रहा है किसी एक चीज की, तो हम इसको सिंगुलर नहीं मानते। अब ये प्लूरल ही माना जाएगा और प्लूरल के अनुसार यहाँ वर्ब आर ही आएगी। तो यहाँ आपको ये देखने की जरूरत है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट किसी एक चीज की यूनिट बन रहा है, चाहे वो ब्रेड एंड बटर हो, चाहे आपका 2000 रुपीज हो, अगर 200 रुपीज हो, अगर ये कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट किसी एक वस्तु की यूनिट बन रहा हो तब तो सिंगुलर मानेंगे, अन्यथा इसको प्लूरल ही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ आर सही है,
ये हैव प्लूरल सही है, यहाँ आर की जगह हमको करना पड़ेगा इज, क्योंकि ये किसकी यूनिट है, अमाउंट की। ध्यान से समझ लो चीज़ों को, रिवाइंड फॉरवर्ड रिवाइंड करके जैसे भी तुमको देखना। 2 सेंटेंस और ऐसे कर लेते हैं, हमको क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चीज़ों को तरीके से पढ़ो। इंग्लिश रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं, रट मत लो चीज़ों को, है ना। मैंने 2 सेंटेंस देखे, पिछले साल एसएससी सीजीएल के प्री में आया था। सेंटेंस लिखा 9 days have passed, और दूसरा सेंटेंस जो कि आपके एग्जाम में आया था 9 days are a big duration। दोनों सेंटेंस देख लो। पहला सेंटेंस वर्ब है हमारी हैव पास्ट। वर्ब क्या दोस्तों, हैव पास्ट। सब्जेक्ट कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ 9 days। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस की वर्ब कौन है, वर्ब है आर, और सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट 9 days। ठीक है, तो यहां से क्लियर है। अच्छा, पहला सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट क्या कौन है, 9 days, वर्ब कौन है, हैव। 9 days कैसा है, 9 days दोस्तों सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है। 9 days कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल क्यों है, एस जुड़ा हुआ है इसमें। सिंपल सी बात है, किसी नाउन में एस जोड़ दोगे प्लूरल हो जाएगा। एक दिन तो होता है सिंगुलर, और 9 दिन कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, कोई सेंटेंस में गलती नहीं है, सही है। अगला सेंटेंस, ये 9 days कैसा, ये भी प्लूरल है, वही बात, एस जुड़ा हुआ है, प्लूरल है। तो क्या वर्ब भी प्लूरल होगी। याद रखें, अब भी अपन ने एक रूल पढ़ा है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर वो प्लूरल हो, प्लूरल दिख रहा हो, लेकिन अगर किसी एक चीज की यूनिट बन जाएगा तो हम उसको सिंगुलर मानेंगे। क्या ऊपर वाले सेंटेंस में किसी एक चीज की यूनिट है। मैंने कहा 9 दिन बीत चुके हैं, क्या ये 9 दिन किसी की यूनिट थी, नहीं थी। यहां जो 9 दिन है, क्या लिखा हुआ सेंटेंस, 9 दिन एक बिग ड्यूरेशन होता है। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, 9 days, ये किसकी यूनिट बन रहा है, ये इस ड्यूरेशन की यूनिट बन रहा है। 9 दिन हमने किसके बराबर रखे, एक ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब अवधि। तो यहां तो ये अवधि यानी ड्यूरेशन की यूनिट बन रहा है। और जब भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट किसी एक चीज की यूनिट बनता है तो हम वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। और एक नोट याद रखें कि ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर होता है। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, नीचे वाले में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कौन है, अ बिग ड्यूरेशन, सिंगुलर है ये। तो ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, सिंगुलर। जब भी ऐसा दिख जाए वर्ब सिंगुलर लगा दो, आर की जगह हो जाएगा इज। इस सेंटेंस में 9 days ड्यूरेशन की यूनिट है, कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के बारे में ज्यादा कंफ्यूज मत हो, वीडियो देख लो, अच्छा रहेगा जिसने नहीं देखा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 सेंटेंस दिखाता हूं और उससे हम समझेंगे इस रूल को, है ना। मैंने लिखा द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, द फॉलोइंग आर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। है ना, The following is the weather report, the following are the questions asked in the examination। ये दोनों सेंटेंस देख लो, आपको खुद ही इसमें एरर पता चल जाएगी या एरर नहीं है तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आप समझ जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ब्रेक कर लेते हैं सेंटेंस को। हमारी वर्ब है इज,
सब्जेक्ट कौन हुआ? सब्जेक्ट होता है वर्ब से पहले वाला, तो सब्जेक्ट हमारा हुआ द फॉलोइंग, ठीक है। दूसरे वाले सेंटेंस में भी ऐसा ही करेंगे, ये हमारी वर्ब है और ये द फॉलोइंग क्या है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, द फॉलोइंग तो हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब इज। अब ये द फॉलोइंग सिंगुलर होता है प्लूरल होता है ना? क्योंकि अगर ये सिंगुलर हुआ तब तो दोनों में वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर ये प्लूरल हुआ तो दोनों में प्लूरल होनी चाहिए वर्ब, ऐसा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि फॉलोइंग के साथ कभी हम इज लगा देंगे कभी आर लगा देंगे, और अगर दोनों लग सकती है तो किस आधार पे लगेगी ये सोचना जरूरी है। तो दोस्तों द फॉलोइंग के बारे में आप एक बात समझें। द फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित या निम्न प्रकार। ये फॉलोइंग क्या करता है? ये केवल किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप में ये कोई नाउन नहीं है। ये क्या करता है? इसका यूज होता है किसी और नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो नाउन कौन है? वो नाउन है आपके जो वर्ब के बाद लिखा हुआ है वही, यानी कि इसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉलोइंग आ रहा है। तो आज से एक बात समझें, ये जो द फॉलोइंग है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, क्योंकि ये तो खुद में अपने आप में कोई नाउन है ही नहीं, अपने आप में कुछ है ही नहीं है, ये किसी और नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही आ रहा है। तो फॉलोइंग सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, हमको उस नाउन का पता लगाना होगा जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखें पहले सेंटेंस में ये फॉलोइंग, हम सेंटेंस क्या कहना चाह रहे हैं? द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट, यानी कि निम्नलिखित प्रकार से वेदर रिपोर्ट है। निम्नलिखित कौन है? वेदर रिपोर्ट। तो यहां जो फॉलोइंग है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिपोर्ट को। और वेदर रिपोर्ट कैसा है? सिंगुलर। तो आपका जो फॉलोइंग है ये भी सिंगुलर माना जाएगा, और ये फॉलोइंग सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। क्लियर है? इस सेंटेंस में भी जो फॉलोइंग लिखा हुआ है, अब ये फॉलोइंग अगर है तो किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और किसको कर रहा है पता लगा लेते हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं, हमने पढ़ा कि निम्नलिखित प्रकार से वो प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना? आज इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न है वो निम्नलिखित प्रकार से। ये फॉलोइंग क्या है? फॉलोइंग है क्वेश्चंस। तो यहाँ जो फॉलोइंग लिखा हुआ है ये क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्वेश्चंस के एंड में क्या दिख रहा है हमको? एस दिख रहा है। एस दिख रहा है तो ये क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल प्लूरल होगा, किसी नाउन में एस जोड़ दिया। अब अगर क्वेश्चंस प्लूरल है तो ये फॉलोइंग भी कैसा माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। फॉलोइंग प्लूरल है, वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि हम फॉलोइंग के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज भी कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का यूज भी कर सकते हैं, है ना? किस पे डिपेंड? मान लीजिए क्वेश्चंस की जगह क्वेश्चन होता तो ये अगेन सिंगुलर हो जाता। कैसा हो जाता? सिंगुलर हो जाता। और सिंगुलर हो जाता तो हम वापस आर की जगह क्या कर देते? इज कर देते। लेकिन यहाँ क्वेश्चंस लिखा हुआ है जो कि प्लूरल है, इसलिए वर्ब लिखनी पड़ेगी प्लूरल। तो बात समझें, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा आपको फॉलोइंग, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या लिखा? फॉलोइंग लिखा, तो जो वर्ब है वो फॉलोइंग के अनुसार नहीं आएगी। वर्ब आएगी जिस नाउन को फॉलोइंग रिप्रेजेंट कर रहा है। बस ये पता लगाना है कि फॉलोइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि रिपोर्ट, तो वर्ब सिंगुलर लिख देना, और अगर प्लूरल को कर रहा है रिप्रेजेंट तो क्या कर देना? प्लूरल कर देना। द फॉलोइंग अपने आप में क्योंकि कोई नाउन नहीं है, वो किसी और नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो उसी नाउन का पता लगाना है हमको, और बस उस नाउन का पता लगाते ही उसके अनुसार हम वर्ब लगा देंगे। तो आप रूल लिख दें कि द फॉलोइंग जो है किसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और द फॉलोइंग के साथ जो वर्ब आएगी वो द फॉलोइंग के अनुसार नहीं आएगी, बल्कि उस नाउन के अनुसार आएगी जिसको ये द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमारा रूल है, और ये दो हमारे क्वेश्चंस हैं। और भी द फॉलोइंग या किसी भी नियम से जुड़े हुए क्वेश्चंस हम इस टॉपिक के बाद क्वेश्चंस जो करेंगे उसमें करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। सेंटेंस लिख लेना, रूल लिख लेना, प्रॉपर नोटबुक बना के, और नोटबुक में सारे नियम लिखना, तभी आपका कल्याण होगा, और उसके बाद 100% कल्याण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे? मैंने ऐसे भी लिख सकता था इस सेंटेंस को, द वेदर रिपोर्ट इज
एज फॉलोज। एक सेंटेंस मैंने आगे ये लिख दिया, द क्वेश्चंस asked in the examination are as follows। सेम मतलब है, दोनों सेंटेंस जो पहले लिखे थे वही दोनों सेंटेंस मैंने इस प्रकार से लिख दिए, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बन गए। सेंटेंस की हिंदी वही है, द वेदर रिपोर्ट, रिपोर्ट नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं द वेदर रिपोर्ट इज एज फॉलोज, मतलब वेदर रिपोर्ट निम्नलिखित प्रकार से या इस प्रकार से है। द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज, यानी कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो इस प्रकार से हैं या निम्नलिखित प्रकार से। अब यहां पर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां पर क्लियर है, ये वर्ब है हमारी इज, और ये वेदर रिपोर्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वेदर रिपोर्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सही है ना, वेदर रिपोर्ट सिंगुलर हो गया और वर्ब हो गई सिंगुलर। उसी प्रकार उसी द फॉलोइंग वाले को दूसरे तरीके से हमने ऐसे लिख दी, द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए वो इस प्रकार से है। वर्ब कौन है, वर्ब आर, क्वेश्चन कौन है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के एंड में लिखा हुआ एस, ये हो गया प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है सेंटेंस, है ना। उसी प्रकार से दोनों सेंटेंस लिखे। लेकिन जो बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि पिछले सेंटेंस में आपने द फॉलोइंग के बाद में जो वर्ब लगाई थी वो इनके अनुसार लगाई थी, तो कहीं आप इस फॉलोज को भी इसके अनुसार ना छेड़ दें। ये जब द फॉलोइंग सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तब द फॉलोइंग के बाद में वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, लेकिन अगर आप सेंटेंस को इस प्रकार से लिखेंगे तो ये जो फॉलोज लिखा हुआ है इसको आप वर्ब के अनुसार चेंज नहीं करें। कहीं यहाँ पे सिंगुलर देख के फॉलोज सिंगुलर कर दिया आपने, यहां कहीं आर देख के इसमें से एस मत हटा देना, फॉलो एज फॉलो, है ना। कहीं आप दिमाग ज्यादा लगा दें कि यहाँ प्लूरल लिखा हुआ है तो फॉलो भी प्लूरल होगा और फॉलो प्लूरल होगा तो हम इसमें से एस हटा देते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर ये बाद में लिखा गया है तो फॉलोज ही लिखा जाएगा, चाहे वर्ब इसके लिए सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई मतलब नहीं है। ये बाद में अगर लिखा गया फॉलोज तो इट मस्ट बी सिंगुलर ऑलवेज, इसको हम इस वर्ब के अनुसार प्लूरल नहीं कर सकते कि यहाँ आर लिखा हुआ है तो यहाँ से भी एस हटा के प्लूरल कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब इस प्रकार के स्ट्रक्चर में होगा तो ये वर्ब तो सिंपल है, इस सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगी, रिपोर्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, क्वेश्चंस प्लूरल, वर्ब प्लूरल। लेकिन ये फॉलोज जो है ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, इसका ना सब्जेक्ट से कोई मतलब है ना वर्ब से कोई मतलब है, ये इस स्ट्रक्चर में इसी प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन द फॉलोइंग में क्या हुआ, द फॉलोइंग में जो वर्ब लगाई अपन ने वो अपन बाद वाले नाउन के अनुसार लगा लेते हैं, जैसे फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट और फॉलोइंग आर द क्वेश्चंस, वहां वर्ब हम फॉलोइंग के अनुसार नहीं लगाएंगे बल्कि क्वेश्चंस के अनुसार और रिपोर्ट के अनुसार लगाएंगे। लेकिन यहां वर्ब तो रिपोर्ट के अनुसार ही लगी है, रिपोर्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, ये क्वेश्चंस के अनुसार ही लगी है आर। जरूरी बात ये कि इस फॉलोज को आप वर्ब के अनुसार चेंज ना करें। तो ये जो निम्न प्रकार से है या निम्नलिखित तरीके से है या इस प्रकार है, ये जब हम हिंदी में बोलते हैं तो इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए फॉलोइंग या फॉलो का यूज किया जाता है। और इस फॉलोइंग और फॉलोज के अनुसार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रूल है, बहुत डिटेल में मैं आपको इसकी जानकारी दे चुका हूँ। और अब इसके बाहर से ये फॉलोइंग फॉलोज बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा। समझें, किसी भी चीज को पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो वो आपके काम आएगी, आधे अधूरी तरीके से पढ़ेंगे तो वो आपके कोई काम नहीं आएगी, है ना। फिर हम ये बहाना देंगे कि क्वेश्चन जो हमारा पेपर था वो कुछ ज़्यादा ही टफ हो गया। मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि पेपर का लेवल सबके लिए एक जैसा होता है ना। अगर टफ है तो सारे स्टूडेंट्स के लिए टफ होगा, अगर इजी है तो सारे स्टूडेंट्स के लिए इजी होगा, है ना। ये सिर्फ बहाने हैं हमारे अच्छे तरीके से पढ़ाई ना करने के, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तरीके से पढ़ो। देखो, तरीके से पढ़ने के लिए क्या है, आप सेंटेंस को ब्रेक करो, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, फिर थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अनुसार वर्ब लगा दो, हैं। और सब्जेक्ट ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वर्ब से पूछ के देखो तो सब्जेक्ट मिलेगा। और उसके लिए आप हमारे जो वीडियोस हैं सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के, ऑब्जेक्ट के, वो सारे देख लो। और फिर कोई भी नियम पढ़ो तो उसको एक तो पूरा पढ़ो और उसके वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल्स देखो।
अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स देखो, एक ही एक तरीके के एग्जाम्पल देखोगे तो केवल वो एक ही क्वेश्चन कर पाओगे आप एग्जाम में। सभी तरह के देख लोगे तो फिर एग्जाम में कुछ भी आ जाए आपको जरूर आता होगा। आपने देखा होगा मेमोरी, आपने वीडियो देखे, आपने ये सब पढ़ा है, मेमोरी आपकी कहीं ना कहीं होती है। लेकिन जरूरी क्या है कि सारी चीजें देख तो लो, है ना। आपने एक ही तरीके की चीज देखी है तो आपको लगेगा कि बस ये एक ही तरीका होता है, पर बहुत सारी चीजें होती है। फॉलोइंग, फॉलो, निम्नलिखित प्रकार से, निम्नलिखित, इनको किस तरीके से यूज किया जाता है इसके सारे सेंटेंस मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में, सब देखो। कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं, पर पूरा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जरूर सफल हो जाओगे, 100% जॉब लगेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।